नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चैप्टर 3। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं तो आप डेफिनेटली मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 भी पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के मुकाबले सत्ता के 4 विकल्प, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कौन से 4 विकल्प हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो इम्पोर्टेंट है, यूरोपीय संघ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 6 या 4 मार्क्स में आ सकता है 12th क्लास में। थर्ड क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। आपको पेड वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल रही है विद पीडीएफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ इंस्टा मोजो पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर सेलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के किन्हीं 4 विकल्पों की चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कौन से 4 विकल्प हैं। सबसे पहले है यूरोपीय संघ। अमेरिका के मुकाबले यूरोपीय संघ सत्ता के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है क्योंकि विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रूप में काफ़ी प्रभाव है। क्योंकि विश्व स्तर पर क्या है कि जो यूरोपीय संघ है इसका आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में काफ़ी प्रभाव है। सेकंड जो सत्ता का विकल्प है वह है आसियान। अमेरिका के मुकाबले दक्षिणी पूर्व देशों के संगठन आसियान को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। अमेरिका के मुकाबले एक और विकल्प है, पहला है हमारा यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान। विश्व की 8% जनसंख्या इस संगठन से संबंधित है। ठीक है, 8% जनसंख्या इससे संबंधित है। थर्ड हमारा है चीन। चीन बड़ी तेजी से सैनिक और आर्थिक रूप से विकास करके अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प में उभर रहा है। चीन भी जो एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है धीरे धीरे, और ये भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए धीरे धीरे सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा भारत। 1990 के दशक से भारत ने इतनी तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है कि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने आने वाले समय में भारत को सत्ता के विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है। 1990 के बाद भारत ने अपना विकास इस प्रकार किया है जिससे लगने लगा है कि भारत भी जो है सत्ता के एक विकल्प के रूप में उभर कर सबके सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के मुकाबले कौन से सत्ता के 4 विकल्प हैं? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और भारत। यह आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ भी कहा जाता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? ऐसे किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए जो यूरोपीय संघ की एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ बनाने के लिए उत्तरदायी है। अथवा ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक संयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। जो आर्थिक संयोग है उसे बदलकर जो है राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। अथवा हम पढ़ सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सैनिक प्रभाव है। इस कथन की व्याख्या करें। कहने का अर्थ यहाँ यही है कि अगर आपके पेपर में यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। यूरोपीय संघ क्या है कि जो यूरोप के देश हैं उनका एक महत्वपूर्ण संगठन है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ को शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है। जो पिछले कुछ वर्ष थे उसमें जो है यूरोपीय संघ को शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह संगठन एक अधिराष्ट्र के रूप में उभरा है। जिसके कारण क्या हुआ है कि जो ये संगठन है एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक स्थापित करने के लिए चौतरफा प्रयास करे हैं। जो यूरोपीय संघ है इसने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए चौतरफा प्रयास भी किए हैं। यूरोपीय संगठन यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करती है। ठीक है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति, कूटनीतिक और सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ तक कहा गया है कि यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, जो यूरोप के देशों का ये संगठन है, इसमें व्यापक वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह संगठन एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यूरोपीय संघ ने अपना जो है राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव चौतरफा फैलाया है। इसके साथ साथ एक ये क्षेत्रीय संगठन भी है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, गान है, मुद्रा दिवस है, स्थापना दिवस है, जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि यूरोपीय संघ जो एक शक्तिशाली है। यूरोपीय संघ विश्व स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहा गया है कि जो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था है, ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ये सभी तत्व यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सभी कारण जो इसे एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं, परंतु इसके साथ साथ यूरोपीय संघ में कुछ सीमाएं भी हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यूरोपीय संघ के अलग अलग देशों की अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। जो यूरोपीय संघ है, उनके देशों की अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो प्राय एक दूसरे के विरुद्ध जाती है। सेकंड है, यूरोपीय संघ के कई देशों ने अपने यहाँ यूरो मुद्रा लागू नहीं किया, वह यूरो मुद्रा को नहीं मानते। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। ठीक है। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसे यूरोपीय बाजार से अलग रखा। थर्ड पॉइंट है, डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया। इन्होंने इस संधि का भी विरोध किया है। ठीक है। यूरोपीय यूनियन के बारे में आए तो आपको यही आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। अगर आपको आसियान के बारे में आए तो आप ये पूरा लिख सकते हैं 6 मार्क्स में। एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका, आसियान की भूमिका बतानी है हमें कि आसियान की भूमिका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संस्था है, अर्थात ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संस्था है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना वियतनामी संकट, कंबोडिया संकट व इस क्षेत्र के देशों के परस्पर प्रयत्नों के विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित करा। अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड तथा सिंगापुर ने इसकी स्थापना करी। 5 देशों ने इसकी स्थापना करी। वह देश कौन से हैं? 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर ने इसकी स्थापना की। 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस तथा म्यांमार भी इस संगठन के सदस्य बन गए। आगे चलकर कंबोडिया भी इसका सदस्य बन गया। बहुत सारे देश इस संगठन के सदस्य बने। आसियान दक्षिण पूर्व राष्ट्रों द्वारा गठित एक असैनिक आर्थिक व सांस्कृतिक समुदाय है। इसके गठन के समय इसके बहुत सारे उद्देश्य स्थापित किए गए। सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक सहयोग को बढ़ाया जाए। पहला क्या उद्देश्य है कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक रूप से सहयोग को बढ़ाया जाए। सेकंड उद्देश्य है इसका, इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाई जाए, मतलब विकास की गति को बढ़ाया जाए। थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। फोर्थ पॉइंट है कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग करना, जो कृषि, व्यापार है और उद्योग के विकास में सहयोग करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आसियान की सर्वोच्च प्रमुख संस्था शिखर सम्मेलन है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अन्य, इनके सभी राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसकी दूसरी संस्था मंत्री सम्मेलन है। इसका स्थायी सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यहाँ से पढ़ते हैं हम, इसका स्थायी सचिवालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको यहीं तक ही करना है। अब हम पढ़ते हैं आसियान की आर्थिक गतिविधियाँ। आसियान दक्षिण पूर्वी देशों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। 2003 में आसियान का संयुक्त घरेलू उत्पाद
$700 बिलियन था, जो कि प्रतिवर्ष औसतन 4% की दर से बढ़ $700 बिलियन इसका जीडीपी था और ये लगातार बढ़ रहा है। आसियान में विश्व जनसंख्या का 8% भाग शामिल है। ये पॉइंट आपको यहीं तक करना है। इसके बाद आपको करना है कि आसियान विजन जो 2020 के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग तथा व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं आसियान विजन 2020 की कुछ बातें। विजन 2020 के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय आर्थिक रूप से एकीकरण, वित्तीय सहयोग तथा व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तो आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, अर्थात इसकी बहुमुखी भूमिका की बात की गई। सेकंड है हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापार में उदारीकरण और वित्तीय सहयोग में वृद्धि के लिए उपाय निर्धारित किए गए। थर्ड पॉइंट है हमारा आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई कि आसियान जो है सुरक्षा समुदाय हो, आर्थिक समुदाय हो और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा विजन 2020 में टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई। विजन 2020 में क्या कहा गया कि जो टकराव है उसको समाप्त कर बातचीत को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि आसियान ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है, परंतु फिर भी समय समय पर इसको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। मतलब इसने बहुत सारी सफलताएं भी प्राप्त करी है, बट कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आसियान देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिला है, धार्मिक रूप से कट्टरता बढ़ रही है तथा 1998 की तरह पैदा होने वाले आर्थिक संकट आसियान को निरंतर चुनौती दे रहे हैं। जो 1998 में पैदा हुआ आर्थिक संकट है, इसने आसियान को निरंतर चुनौती दी है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा आसियान क्या है, उसके बाद जो है इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हमने पढ़ा इसकी आर्थिक गतिविधियाँ, जिसके अंतर्गत हमने आसियान विजन 2020 की कुछ प्रमुख बातें पढ़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान विजन 2020 की कौन सी बातें हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएँ भी पढ़ी जो निरंतर जो है आसियान के विकास को कम कर रही हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और इसके साथ साथ इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।